तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिर्फ स्टडी फैमिली में। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे हिंदी का फोर्थ लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्वर और वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बने हैं या आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि बात करें हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हैं, वो एग्जाम हो सकते हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपी कांस्टेबल, बात करें यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ। ठीक है, जो भी एग्जाम जहां पे एज ए सिलेबस हमारा हिंदी मेंशन है, सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसके अंदर डिटेल में कवर करेंगे। जैसा कि हमने डिटेल में थ्योरी को कवर किया है 3 लेक्चर के अंदर। ठीक है, यदि किसी ने भी हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर डिटेल में देखे हैं, उसके अलावा किसी भी बुक को उठा लेना। ठीक है, कोई भी बुक हो, आदित्य पब्लिकेशन, घटना चक्र, लूसेंट, किसी भी बुक को उठा लेना, एक वर्ड उससे बाहर नहीं जाएगा। किसी भी यूट्यूब चैनल की वीडियो देख लेना, यदि एक भी वर्ड हमारे इन तीनों लेक्चर से बाहर चला जाए और कोई भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, वो भी हम डिटेल में अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में कवर करा देंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करें हिंदी वर्णमाला पर बेस, पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था थ्योरी वाले जो हमारे लेक्चर हैं उनके अंदर, तो उसमें मैंने बताया था यदि पूछा जाए आपसे कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 52। ठीक है, यदि मूल वर्णों की संख्या पूछते हैं तो 44। ठीक है, यदि पूछा जाता मूल स्वरों की संख्या तो 4, कुल स्वरों की संख्या 11, फिर मूल व्यंजनों की संख्या 33, कुल व्यंजनों की संख्या 39 भी और 41 भी। ठीक है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये हमने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर हैं उनमें डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 52, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ये भी हमने सेकंड लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर किया था, फर्स्ट लेक्चर में इसका ओवरव्यू लिया था। बात करें सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी ध्वनि। लेकिन यदि ध्वनि भी मेंशन नहीं है हमारी तो होगी वर्ण। ठीक है, और यदि वर्ण भी मेंशन नहीं है तो होगी अक्षर। लेकिन यदि पूछता यहां पे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तब आता हमारा शब्द। लेकिन पूछा क्या है हमसे पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ध्वनि यहां पे मेंशन नहीं है, अक्षर यहां पे मेंशन नहीं है, इसका मतलब हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, वर्ण। वर्ण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला का भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अब पूछा है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, नहीं पूछा ताकि हम शब्द लगा दें, इसने पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो ध्वनि है कहीं? ध्वनि नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वर्ण हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक से अधिक वर्गों के मेल को क्या कहते हैं? वर्गों के मेल से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? एक से अधिक वर्गों के मेल नहीं, यहां पे आएगा व्यंजनों के मेल से। ठीक है, या स्वरों के मेल से आएगा। अच्छा, वर्गो मेंशन कर दिया है, सॉरी। यहां पे आएगा हमारा, ये वर्ग नहीं है, ये आएगा वर्णों के मेल से। एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो एक से अधिक वर्णों के मेल से जैसा कि हम जानते हैं क्या बनता है हमारा? अक्षर। जैसे बात करें क, तो क जो हमने अक्षर बोला इसके अंदर क हलंत प्लस अ जो हमारा शहीद स्वर है, इससे मिलकर बना हुआ है। हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था, जैसे संयुक्त व्यंजन डिस्कस किए थे, 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर। ठीक है, तो ये क्या होगा? अक्षर। 2 वर्णों के मेल से, एक से अधिक वर्णों के मेल से कौन क्या बनता है? हमारा अक्षर बनता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की पूछे या भाषा की सबसे छोटी इकाई और सार्थक मेंशन ना हो तो क्या होता है हमारा? ध्वनि या फिर वर्ण। तो ध्वनि यहाँ मेंशन है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, वर्ण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्णमाला से रिलेटेड भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? अब देखो, सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? अब हम देखेंगे, ध्वनि नहीं होगी, वर्ण नहीं होगी, अब क्या होगी? अब होगी, क्योंकि सार्थक पूछा है तो सार्थक होगी शब्द। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसा कि हमने मेंशन किया था, जो हमारे थ्योरी वाले जो लेक्चर है तीनों, वो यदि किसी ने डिटेल में देखे हैं तो क्वेश्चन ये बहुत ही आसानी से लगेंगे। कहीं भी किसी भी बुक के क्वेश्चन लगा लेना, किसी के भी क्वेश्चन लगा लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इनसे। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? हमारा ए, शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? या तो वोवल, जैसे इंग्लिश में वोवल और कॉन्सोनेंट होती है, ऐसे हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं। तो कितनी होंगी? 2 टाइप की। इजी क्वेश्चन है, इसका
आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें व्याकरण शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया है? ठीक है, तो व्याकरण बताया था मैंने ये भी। ठीक है, तो कौन सा? क्रय धातु। पहले नहीं, दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने ये कवर कराया था। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर, स्वर व्यंजन के मेल से क्या बनेगा? स्वर व्यंजन। स्वर को मिला दिया, व्यंजन को मिला दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा? वर्ण तो या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, लेकिन उनके मेल से जो बनता है वो क्या बनेगा? हमारा अक्षर। तो क्या होगा हमारा? अक्षर, जो कि व्यंजन और स्वर के मेल से बनता है। ठीक है, यदि बात करें लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, या क्रमबद्ध जो सीक्वेंस है उसको क्या कहते हैं? तो ये आ जाएगा लिपिबद्ध चिन्हों का क्रमबद्ध ज्ञान बोले। ठीक है, या फिर संग्रह, जो हमारे वर्ण है, वर्णों का संग्रह, वर्णों के समुदाय। ठीक है, ठीक है, या फिर जो हमारे सारे वर्ण है, 52 के 52 वर्ण है, ठीक है, उन वर्णों का जो संग्रह है, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे सभी को बोलते हैं हम वर्णमाला। ठीक है, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, वो सारे टाइप हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें क्या था? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। बात करें जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो, द्वित्व मतलब कि युग्मक के अंदर हमने ये डिस्कस किया था ना थर्ड लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो युग्मक, तो वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा युग्मक ध्वनि। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। बात करें प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो अलग अलग दिखाना शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को, ये वर्ग गलत है यहाँ पे, फिर दोबारा से मिस्टेक है वर्ग की। ठीक है, हमारी जो SVS फैमिली है थोड़ा ऐसे ही है, ढीले काम करती है। ठीक है, तो वर्गों की जगह क्या आएगा यहाँ पे? वर्णों की उसी क्रम में अलग दिखाने को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं वर्ण विच्छेद। तो क्या आएगा हमारा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर। ठीक है, यदि बात करें हम आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से यह वर्ण का वैशिष्ट है। अब यह की बात करें, यर अलव किसके अंदर पढ़ा था हमने? अंतस्थ व्यंजन के अंदर। तो इतना तो क्लियर है, अंतस्थ आएगा। दूसरा यर अलव होते हैं हमारे अल्पप्राण। तो क्या क्या करेक्ट हो गया? पहले ऑप्शन को एक तरीके से एनालिसिस करते हैं तो अल्पप्राण है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन के अंदर आता है, स्पर्श व्यंजन। तो जो हमारा ये रे ले वे, ये जो स्पर्श व्यंजन है वो है, स्पर्श वाला पोर्शन ही नहीं है वैसे तो, लेकिन यदि ये रे ले वे आधुनिक व्याकरण में स्पर्श के अंदर ही आता है तो ये भी करेक्ट हो गया। चलो, अघोष की बात करें तो अघोष, घोष, तो ये तो घोष होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाला पोर्शन क्या हो गया इसका? ये पोर्शन गलत हो गया। ठीक है, निर्नासिक की बात करें तो निर्नासिक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि इसकी बात करें ओस्ट, ये रे ले वे ओस्ट, ओष्ट नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है? दंतोष्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या क्या है? तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग यदि ऑप्शन बी को हम करेक्ट मानते हैं तो ऑप्शन बी में दंतोष्ट है, ठीक है, स्पर्श है, ठीक है, अल्पप्राण है, ठीक है, घोष है, ठीक है, मतलब कि इसमें तो लगभग सारी चीज़ें करेक्ट हैं। ठीक है, देखते हैं। दंतोष्ट है, बिल्कुल सही है, स्पर्श है, बिल्कुल सही है, अल्पप्राण है, बिल्कुल सही है, घोष है, सही है, निर्नासिक सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मतलब आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से यह वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? मतलब कि ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जीवा की नोक जब, जय नहीं, यहां जब आएगा, जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक है, कहां कर रही है? हमारी दांतों को। इसका मतलब ये कौन सा है हमारा? किसे स्पर्श कर रही है? दांतों को। इसका मतलब ये है दंत। तो ये दंत्य है, क्या है हमारा? दंत्य। तो दंत्य, क्योंकि दंत्य दोनों में ही ऑप्शन है, क्योंकि दोनों वाले पोर्शन में आ रहा था, दंत तो हो गई होगा, लेकिन जीवा की भी बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन जो बिल्कुल सही है वो होगा वत्सरीय, क्योंकि ये भी इसी के अंदर आता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद यदि बात करें हमारा पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकृत करने के कौन से आधार को स्वीकार किया गया है? ठीक है, तो बात करें उसके अंदर क्या आएगा? स्वर था, काल, स्थान, संवाद, नाद। नाद कहाँ से आ गया? तो इसका मतलब ये क्या है? पहले इसमें एलिमिनेट करते हैं, नाद नहीं होगा। जब नाद नहीं है तो इसका मतलब नाद देख लो, नाद और कहीं है नहीं है। ठीक है, सुर होगा, सुर भी नहीं था, इसका मतलब स्वर, ये भी, ये दूसरा ऑप्शन भी खत्म। ठीक है, काल था, ठीक है, स्वर था तो स्वर है ही नहीं सी ऑप्शन में। ठीक है, इसमें स्वर नहीं है, इस वजह से एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका मतलब क्या होगा? जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि किस किस के
आधार पर स्वर, काल, स्थान, स्वर आएगा, काल आएगा, स्थान आएगा, जो हमारा प्रयत्न है वो आएगा, और अनुप्रदान, ये इसके आधार पर। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यदि बात करें जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो तो जब क्या कहलाते हैं, तो मैंने अभी बताया था ये क्या आ जाएगी, द्वित्व होते हैं युग्मक। ठीक है, तो युग्मक ध्वनियाँ। उसके बाद युग्मक भी बोलते हैं, और इसमें नहीं, युग्मक ही दिया हुआ है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ठीक है, तो वर्ण ध्वनि जो हमारा उच्चारण के स्थान पे हमने जगह देखी थी, तो उसमें कंठ था KTM2 इसकी ट्रिक थी। मूर्धन्य था, ठीक है, दंतोष था, ठीक है, लेकिन ये जो ग्रीवा है, ये ग्रीवा नहीं था। इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यदि बात करें उच्चारण की दृष्टि से समलंब, सम नहीं होगा, संब नहीं, समलंब ध्वनि में कौन सा वर्गीकरण है? ठीक है, तो यदि बात करें संब, तो इसमें क्या है, जो संयुक्त है ध भी है और वह भी है, तो क्या आएगा हमारा? युग्मक तो है नहीं, युग्मक तब होता जब दोनों सेम होते। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसने डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, किसके अंदर आएगा? या तो युग्मक होगा या फिर द्वित्व होगा, क्योंकि द्वित्व में क्या बताया था मैंने, यदि द्वित्व की बात करें, पहले संयुक्त व्यंजन बताया था, जैसे हमारे छह क्षत्रिय वाला हो गया, जिया हो गया, श्रय हो गया, ये तो संयुक्त व्यंजन थे। इसके अलावा मैंने बताया था गुच्छ व्यंजन, तो गुच्छ व्यंजन में क्या आएगा, जैसे सप्ताह हो गया, स्वप्न हो गया, ये देखे थे। फिर हमने व्यंजन द्वित्व देखा था, व्यंजन द्वित्व को ही बोलते हैं युग्मक, पक्का, बच्चा, अड्डा, 70, 80 ये होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसका अंदर ये क्या होते हैं, युग्मक व्यंजन या द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो इसमें क्या है, युग्मक भी मेंशन है और द्वित्व भी मेंशन है। ठीक है, तो मेनली यदि बात करें, यदि ये होता हमारा दोनों सेम, तो क्या आता, युग्मक आता या द्वित्व आता, लेकिन इसमें क्या है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा संयुक्त ध्वनि। ठीक है, संयुक्त हो गया, या फिर हम इसी के अकॉर्डिंग देखें तो हमने ये देखा था ना, कुम्हार, कुमार का कुम्हार किया था। ठीक है, जो हमारे तीनों लेक्चर हैं उसके अंदर जाके आप देख सकते हो, काना का काना किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे किसके अंदर आएगी, संयुक्त ध्वनि के अंदर आएगी। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो प्रसन्नता, अब इसमें नए नए क्या आए हैं, रिपीट किए हैं, तो या तो द्वित्व आता, द्वित्व ऑप्शन में नहीं है, तो इसका अंदर क्या है, युग्मक ध्वनि, तो ये कौन सी ध्वनि हो जाएगी, युग्मक ध्वनि, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करें अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों की संख्या, तो अंतस्थ यरलव है, ऊष्म सखसह, तो अंतस्थ 4, ऊष्म 4, तो कितने हुए टोटल 8, तो कितना हुए 8, तो 8 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करें शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, तो देखो वक्त, वक्र, व के आया, ठीक है, तय, फिर वक्र कह रहे बाद में आएगा, वर्क और वर्ग, मतलब कि पहले आएगा यदि शब्दकोश, ये देख सकते हो आगे जो हमने स्क्रीन पे पेज लगाया है, इसके अंदर देख सकते हो क्या क्रम होता है। ठीक है, शब्दकोश में हमारा जो हमारे सारे जो वर्ण है उनका क्रम क्या होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम इसे लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा वक्त, सबसे पहला शब्द पूछा है तो पहले आएगा वक्त। ठीक है, फिर वक्त के बाद आएगा हमारा वर्ग, वक्र, वक्त, वक्र, फिर आएगा हमारा व्रक, फिर आएगा वर्ग। ठीक है, इसका अंदर यदि बात करें इसके आंसर की, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वक्त। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, तो संयुक्त अक्षरों के पहचान, ऐसा कुछ नहीं है, लिपि के परिचय से नहीं, 12 खड़ी के परिचय से होना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अभाव में हम पढ़ ही नहीं सकते, वर्णमाला के क्रमबद्ध ज्ञान से। ठीक है, तो इसकी वजह से हम पढ़ नहीं सकते, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करें हम व्याकरण के कितने अंग हैं। ठीक है, तो व्याकरण में क्या आ जाएगा, व्याकरण में मेनली कितने, 2 आ जाएंगे हमारे, क्या क्या, व्याकरण में 2 नहीं, इसके अधीन यदि बात करें व्याकरण के अंग की, तो वो 3 अंग हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बना था, कौन कौन से हमने देखे थे, ये कौन सा पार्ट था, हमारे लेक्चर 2 के अंदर देखा था हमने, क्या है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो कितने भेद हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे 3 भेद। ठीक है, लेकिन यदि वर्ण के कितने अंग है ये पूछते, तो वर्ण के 2 होंगे, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर सी। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया था ना, क्रमबद्ध ज्ञान को, लिपि के क्रमबद्ध ज्ञान को, लिपि चिन्ह, लिपि जो चिन्ह है उनके ज्ञान को, बामन वर्णों के समूह को, या फिर समुदाय को, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, सब ये सेम ही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा गया आज तक ये क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हमने जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसके अंदर डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो क्या होगा, वर्णमाला। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें वर्णमाला किसे कहेंगे, देखो फिर से पूछ लिया, तो शब्द समूह को नहीं, वर्णों के संकलन को नहीं, शब्द गणना को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, बिल्कुल सही। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अर्धविवृत स्वर,
तो अब हमने सुना है इसके अंदर अर्धविवृत, तो हमने देखा था संवृत स्वर ई उ, फिर देखा था हमने क्या था अर्धसंवृत। तो अर्धसंवृत के अंदर क्या आया था, ये जैसे ई उ हमने इसके अंदर देख लिया, ठीक है। यदि खाली अर्धसंवृत की बात करें तो अर्धसंवृत के अंदर हमने क्या देखा था, हमारे ए और ओ ये दो अर्धसंवृत थे, ठीक है। इसमें ए या ओ में कोई है ऐसा, तो ए दिया हुआ है, इसका मतलब अर्धसंवृत, अर्धसंवृत नहीं अर्धविवृत पूछा है, ठीक है। तो अर्धविवृत की बात करें तो अर्धविवृत में क्या होगा, अर्धविवृत के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, अर्धविवृत के अंदर हमने देखा था जैसे अर्धसंवृत के अंदर तो ए और ओ, इसका ही बड़ा वाला अर्धविवृत के अंदर आएगा, क्योंकि विवृत में होता था ओपन, संवृत में होता था हमारा क्लोज, देखा था हमने उसके अंदर। तो अर्धसंवृत में ए ओ आएगा, ठीक है। लेकिन अर्धविवृत के अंदर बड़ा ए मतलब जिसे आए बोलते हैं, ठीक है, बड़ा ओ मतलब जिसे आओ बोलते हैं, ये आएगा इसके अंदर। तो अर्धविवृत पूछा है तो ए देखो इसमें, तो बड़ा ए ये दे रखा बी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लुत स्वर कौन सा है, तो प्लुत स्वर तो सिंपल है, बताया था ना, जिसमें संबोधन के लिए यूज किया जाता है, दूर से पुकारने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब कि त्रिमात्रिक स्वर जिसमें हमारा हास्य स्वर मूल स्वर के कंपेरिजन में त्रिगुना समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। तो सिंपल है, क्या आ जाएगा, ओम। तो ये इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं, तो मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर के अंदर क्या आएगा, मध्य स्वर के अंदर हम देखेंगे, हमने देखा था 3 टाइप थे, कौन कौन से, हमारे जीभ के भाग के आधार पर अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो अग्र भाग से बोले जाते हैं ई ए, मध्य में सिर्फ एक था अ, पश्चिम में उ ओ औ और आ, मतलब कि बचे हुए जो 6 थे वो हमारे पश्च भाग के अंदर थे। तो इन्होंने पूछा मध्य स्वर, तो मध्य स्वर में एक ही आता है अ, तो अ कहाँ है, अ हमारा डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें मध्य स्वर कहते हैं, तो मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर हमने अभी देखा था, क्या आएगा, रिपीट हो गया शायद ये, मध्य स्वर ए। उसके बाद यदि बात करें कौन से शब्द में अनुनासिकता है, मतलब कि जिसमें नाक का भी यूज होता है, तो अनुनासिकता की बात करें तो क्या है, कदम्ब, कदम्ब नाक पकड़ लो ऊपर से, पकड़ने के बाद बोलो कदम्ब, कंपन हो रहा है नाक पर, नहीं हुआ। कैटीला नहीं हुआ। कंगन, कंगन जैसे ही हमने नाक पकड़ने के बाद कंगन बोला तो हमारे नाक पे भी, मुंह से तो बोल ही रहे हैं, नाक पे भी इम्पैक्ट पड़ा, इसका मतलब ये जो कंगन है ये हमारा नासिक्य है, मतलब कि अनुनासिकता, नासिक नासिक के बोलो है अनुनासिक, तो अनुनासिक है ये हमारा कंगन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर मैंने बताया था, एक तो मूल दीर्घ, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब हम चेक करेंगे मूल दीर्घ, क्योंकि ये सारे ही दीर्घ हैं। यदि संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर की बात करें तो इसमें 3 तो संयुक्त है और एक मूल दीर्घ है, और दीर्घ के अंदर ये साथ के साथ आते हैं। तो दीर्घ स्वर इसने बोला है, मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें, वो हो जाएगा हमारा आ, थे ना मूल दीर्घ स्वर 3 थे, आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, ये 3 ही थे, तो आ इसमें मेंशन है, इसका ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करें निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, तो कंठ में क्या था, ई, कंठ के अंदर ए और आ कंठ था, ई क्या था, तालव्य। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा था हमारा, ए आए, इसका मतलब ये क्या है, कंठ और तालव्य के कॉम्बिनेशन से कंठ तालव्य बन जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ये देख सकते हो आप इस पे पेज पे, ठीक है। उसके बाद बात करें हिंदी स्वरों के वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो जीभ के आधार पर मैंने अभी बताया था अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो इसमें क्या क्या मेंशन है, अग मध्य पश्च, ये तो टाइप ही है इसके, इसका अंदर इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, विवृत स्वर। ये होते हैं मुख आकृति के आधार पर संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत स्वर, ठीक है। इसका अंदर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो मात्रा स्वर को क्या कहते हैं हम, समरूप या ग्रैफीन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें किस वर्ण का उच्चारण स्थान, स्थिर रह गया, स्थान कंठ तालव्य है, तो अभी देखा था हमने ए और अय क्या थे, कंठ तालव्य, क्योंकि ये ए आ जो कि हमारे कंठ है, ई जो कि हमारे तालव्य है, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ये अय क्या है हमारा, कंठ तालव्य। उसके बाद बात करें कंठ तालव्य, फिर से पूछ लिया, रिपीट हो गया, ठीक है, मतलब कि डिफरेंट एग्जाम में है, लेकिन ये कंठ तालव्य ए आय ये है कंठ तालव्य। उसके बाद बात करें निम्नलिखित ध्वनि में से केवल मुख से निकलती है, तो मुख से कौन सी निकलती है, खाली मुख से, नाक का यूज नहीं होता, तो निर्नासिक, क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निर्नासिक। बात करें भाषा विज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार के स्वर है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से
यहाँ पे होगा शायद ए, जो हमारा अय है, अय बड़ा वाला ऐनक वाला अय, अय किस प्रकार का स्वर है ये रख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शायद ये मिस हो गया है। अय, तो अय की बात करें तो हमने अभी देखा था अय किसके अंदर आता है, जो बड़ा वाला है वो अर्ध विवृत स्वर है एक तो, दूसरी बात अग्र स्वर है, तो अग्र और विवृत देख लो, अग्र और विवृत ये रहा, तो अग्र और विवृत आ जाएगा हमारा ये, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। यदि हम यहाँ पे अय मान लेते हैं, अय ठीक है, यदि ए मान लेते हैं तो ए होगा अर्ध संवृत और अग्र स्वर हो जाएगा, ठीक है। वो तो हम डिफरेंट कुछ भी इसकी जगह रख सकते हैं, कुछ पूछा होगा यहाँ पे अय होगा, ओ रहा होगा, ओ होता था यहाँ पे क्या हो जाता, ओ होता तो ये अर्ध संवृत और पश्च भाग हो जाता, ठीक है, लेकिन हमने अय मान के हमने क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद यदि बात करें निम्न में से कंठीय वर्ण है, कंठ, तो कंठ में बताया था पूरा का पूरा के वर्ग, इसके अलावा हमारा विवाह इसकी ट्रिक थी, ठीक है। तो क्या बात करें, इसके अंदर जो हमारा विसर्ग है वो आता है इसके अंदर आता है, ए और आ इसके अंदर आता है, इसका मतलब अब इसके अंदर देखो हमारा क्या क्या दे रखा है, ठीक है, कंठ, तो कंठ में आ है और विसर्ग, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। हमने ये डिस्कस किया था किसके अंदर, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। बात करें निम्नलिखित में से न संयुक्त स्वर नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा, यहाँ पे कौन सा होगा, थोड़ा जो टाइपिंग मिस्टेक है, तो क्या होगा, संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर की बात करें तो मैंने बताया था मूल स्वरों की संख्या 3, संयुक्त स्वरों की संख्या 4, कौन कौन से, ए आय ओ औ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर ए है, इसका ये तो संयुक्त स्वर है, आय ये भी संयुक्त स्वर है, ओ ये भी संयुक्त स्वर है, तो ए की ऑप्शन बचा हमारा क्या, ऑप्शन सी ऊ, क्योंकि ये मूल दीर्घ स्वर है ना कि संयुक्त स्वर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, संवृत स्वर की बात करिए, संवृत टेबल लगा दी जाएगी आपकी स्क्रीन पर। संवृत स्वर की बात करें तो संवृत स्वर के अंदर क्या क्या बताया था मैंने, ई छोटी ई बड़ी ई, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो ये क्या थे, ये थे संवृत। तो इसमें से है कोई सा इसके अंदर है, पहला ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ई ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बात करें भाषा विज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार के स्वर हैं, ये वही है, रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इस बार जैसे कुछ और लेके कर लेते हैं हम, इस बार मान लेते हैं हम यहाँ पे होगा, हम ले लेते हैं ओ, ओ भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ हमारा किस प्रकार का स्वर है, तो ओ की बात करें तो ओ किसके अंदर आता है, ओ आता है हमारा अर्ध संवृत के अंदर और पश्च भाग के अंदर, तो क्या जाएगा, अर्ध संवृत मतलब संवृत है और पश्च भाग, तो पश्च संवृत कहाँ है, किस ऑप्शन में है, पश्च और संवृत, मतलब कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यदि हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ओ या ए रहा होगा यहाँ पे, वो गायब हो गया, एक बार आय पूछा गया है और एक बार ओ पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें स्वर ध्वनि के प्रकार, तो स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं, हमारा हमने देखा था स्वर ध्वनि, तो स्वर हमारा हाथ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तीनों ही इसके टाइप है, तो उपयोग सभी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार हास्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, हमारे स्वरों के टाइप है, अभी देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बात करें स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान, तो मैंने बताया था किस किस के कॉम्बिनेशन से, ए आ जो कि कंठे स्वर है, बात करें ई जो कि तालव्य है, इसका मतलब ए ऐ क्या होंगे, कंठ तालव्य, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें आय का उच्चारण स्थान, अभी देखा बिल्कुल पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो कंठ तालव्य, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें ओ औ, तो ए आ प्लस ऊ मिलके बनाते हैं हमारा ओ औ, इसका मतलब क्या हुआ, ए आ कंठ है, ऊ ओष्ठ है, तो क्या हो गया, कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कंठोष्ठ। बात करें स्वर किसका भेद है, तो स्वर किसका भेद है, स्वर वर्णों का भेद है, स्वर या व्यंजन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ग कौन सा है, अयोग्यवाह अन है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें क व्यंजनों के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, क क्या कैसा है, अल्पप्राण बिल्कुल सही है, अघोष है बिल्कुल सही है, स्पर्शी है बिल्कुल सही है, कंठे ध्वनि है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए आय क्या उच्चारण स्थान, अभी देखा था कंठ तालव्य, ठीक है, तो क्या होगा, कंठ तालव्य इसका उच्चारण स्थान है। बात करें निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, मतलब कि अनुस्वार, मतलब कि नाक का प्रयोग भी हुआ है, संभव नहीं, संभावना, नाक पकड़ लो ऊपर से बोलो, संभव नहीं हुआ नाक का प्रयोग, संभावना नहीं हुआ, संभावित नहीं हुआ, संभालना, हाँ जी इसमें यूज हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर,
ऑप्शन डी संभालना। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, मात्रा। तो इसका बिल्कुल ए, मात्रिक स्वर भी बोलते हैं इसी वजह से इन्हें, तो क्या होगा, मात्रा। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यदि बात करें हमारा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है। तो हास्य स्वर या मूल स्वर कुछ भी पूछता तो कितनी होती, 4। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करें हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से भेद इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जीव के भाग के आधार पर बताया था ना मैंने, अग्र स्वर फर्स्ट वीडियो में भी, सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था, पश्च स्वर, मध्य स्वर। लेकिन हमारा जो विवृत है ये नहीं है इसका पार्ट, इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद यदि बात करें हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या 11 थी, मूल स्वर ऑप्शन में नहीं है, 4 होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो मध्य स्वर के अंदर क्या था, ए, बस खाली ए ही था मध्य स्वर के अंदर, तो ए क्या आ जाएगा हमारा, मध्य स्वर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, तो दीर्घ स्वर हास्य स्वर से अधिक दीर्घ स्वर के अंदर लगता है दुगुना, दीर्घ स्वर से भी अधिक प्लुत स्वर के अंदर लगता है तिगुना। हास्य स्वर के कंपेरिजन में तिगुना समय लगता है प्लुत स्वर के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है। स्वतंत्रता से किसका होता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारण किसका होता है, स्वर का, और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। बात करें स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो अभी डिस्कस किया था, क्या बोलते हैं, मात्रा। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, बाकी सारे क्या है, संयुक्त हैं, तो मूल दीर्घ स्वर होता है हमारा आ, उ और हमारा क्या आ जाएगा, ई बड़ा। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है, तो हास्य स्वर अभी देखा था हमने कितनी है, रिपीट हो गया शायद ये, 4। उसके बाद निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो आ था, ई मूल दीर्घ स्वर है, उ मूल दीर्घ स्वर है, लेकिन डी जो है इसका औ ये संयुक्त स्वर है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, तो ये बताई दिया हमने, क्या बताया था इसमें, संभावना, संभावना, संभालना, 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 हाँ जी, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं इसमें, पहले संयुक्त स्वर देखो कौन कौन से, ए संयुक्त स्वर है, आय संयुक्त स्वर है, ओ संयुक्त स्वर है, बस तो एक ही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन उ क्या है, ये है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का वर्ग है, तो उ क्या बताया था, ओष्ठ। ठीक है, लेकिन ओष्ठ वाला पोर्शन इसमें दिया नहीं है, इसने पूछा है मुख आकृति के आधार पर और जीभ के भाग के आधार पर, तो इसका मतलब उ की बात करें तो उ आता है पश्च भाग के अंदर, और वैसे देखें तो संवृत के अंदर, तो पश्च और संवृत है कहीं, हाँ ये रहा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, पश्च संवृत। बात करें हिंदी की अग्र अवृतामुखी संवृत ध्वनि कौन सी है, तो ए किसके अंदर आता है, मध्य स्वर के अंदर, काट दो इसे, ये नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ए ऑप्शन खत्म। उसके बाद ई किसके अंदर आता है, ई अग्र भाग के अंदर और संवृत, तो अग्र संवृत बिल्कुल करेक्ट है अभी तक तो। ठीक है, अवृतामुखी है, अवृतामुखी भी है बिल्कुल, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ई, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या बोलते हैं, खाली मुख से निकलेगी तो निर्नासिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें ऐसे स्वर ए आय का उच्चारण, तो मैंने देखा था अभी 2-3 बार ये रिपीट भी कर चुका है, मतलब कि जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो मतलब कि अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है जो हमने कराए हैं, इससे अलग कुछ नहीं आ रहा। तो क्या आ जाएगा, कंठ तालव्य, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुत क्या है, हास्य, दीर्घ और प्लुत क्या है, स्वर के टाइप थे, देखे थे ना ये अभी, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो ये भी देख लिया हमने, क्या है हमारे, दीर्घ, लघु, प्लुत, उपयोग सभी। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, या कभी कभी सेम भी हो जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा घ, क, ख, ग, घ, तो घ क्या है, घ वैसे तो ये व्यंजन का है, लेकिन घ पता होना चाहिए कैसा है, कंठ स्वर, कैसा है, कंठ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वैसे ये हम व्यंजन के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। इनमें से कंठ वर्ण कौन सा है, तो कंठ की बात करें तो अ क्या है, कंठ है, तो अ और आ दोनों ही कंठ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें निम्न में से कंठ वर्ण है, तो कंठ वर्ण में देखा था ना हमने, अ, ए, आ, है, विसर्ग और पूरा का पूरा क वर्ग, तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, तो संवृत के अंदर क्या क्या कवर किया था, ई उ 4 होते हैं संवृत, तो ई उ में कोई सा है इसके अंदर, ई है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें अर्धविवृत, तो अर्धविवृत के अंदर मैंने क्या कराया था,
अर्धविवृत के अंदर मैंने बताया था अय और हमारा औ और ए आएगा अर्धविवृत के अंदर। तो है इसमें से कोई सा? इसमें अय है, अय। तो अय क्या है? अर्धविवृत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या पूछा है हम? अर्धविवृत, ठीक है। उसके बाद बात करें निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य देखा ही था, ए और अय कंठ तालव्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद ए और अय का उच्चारण स्थान, तो कंठ तालव्य, ये भी कवर कर चुके। ऑप्शन सी। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो ये रिपीट हो गया, कौन सा था हमारा? कंटीला, ठीक है। तो कंटीला ए क्या होगा इसका? जिसमें हमारा नाक का यूज होगा, अनुनासिकता होगी। प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर हमारा कौन सा है? ओम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर कौन सा था? ई दीर्घ स्वर है, मूल दीर्घ स्वर है। निम्न में से उच्चारण स्वतंत्रता से होता है जो कि व्यंजन के उच्चारण में सहायक भी होते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा? स्वर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से उच्चारण स्थान में स्थान स्वतंत्रता से होता है, मतलब कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे हम उसे? स्वर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मतलब कि हमने वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, वर्णमाला में स्वर टॉपिक से रिलेटेड और वर्णमाला जो व्याकरण है उसके बेसिक से रिलेटेड और वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं किसी भी एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी या यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, ठीक है, यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, जिस एग्जाम में भी पूछे गए हैं हमने सारे क्वेश्चन इसके कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा क्वेश्चन बेस, उसमें हम पूरा जो व्यंजन है उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी ये वही है, ठीक है, कुछ जो कि हम इसके अंदर कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर कवर करेंगे हम डिटेल में व्यंजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं वो सारे कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते